हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। इस चैप्टर में आपको मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, सारे टॉपिक इसमें आ जाएंगे, लेकिन यह है कि आपको ये भी मालूम चलेगा इसमें कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं सभी बताऊँगी, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई टॉपिक आपके छूट सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके बोर्ड में आपके आएंगे। ठीक है, आप देखिए, जो पहला टॉपिक इसके अंदर आता है आपका मीनिंगफुल वर्क। ठीक है, मीनिंगफुल वर्क में क्या है, देखो आपने पूरी डेफिनेशन को याद नहीं करना है। इसमें आपने क्या याद करना है, कि मीनिंगफुल वर्क होता क्या है। सबसे पहला इसमें आता है, देखिए, रिस्पॉन्सिबल, इंजॉयबल एंड यूजफुल टू अदर्स। अब आपके लिए अगर मीनिंगफुल की आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप सेंटेंस लिखिए, मीनिंगफुल वर्क इज रिस्पॉन्सिबल लिख सकते हैं, इंजॉयबल लिख सकते हैं, यूजफुल टू अदर्स। इतना ही लिखना है आपने, आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। इस मीनिंगफुल वर्क से आपके 1 मार्क में बहुत बार आता है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन की जो डेफिनेशन आएगी सिर्फ इसमें लिखा रहेगा आपका मीनिंगफुल वर्क आपके ऑप्शन में होगा, साथ में आपको जो दिया होगा वो लिखा होगा रिस्पॉन्सिबल या फिर इंजॉयबल या फिर यूजफुल टू अदर्स। इन 3 वर्ड्स में से ही आपका एक वर्ड आ जाएगा जिसमें आपको लिखना होगा मीनिंगफुल वर्क, इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है आपका मेनली पर्सपेक्टिव्स ऑफ वर्क। ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अब देखिए, इसका मतलब ये कि आप वर्क को किस तरीके से देख सकते हैं। तो हम जो है वर्क को किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले आता है वर्क एज अ जॉब, सेकेंड आता है वर्क एज अ करियर, एंड थर्ड इज वर्क एज अ कॉलिंग। अब देखिए, इसमें हमने क्या करना है, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वर्क एज अ जॉब, जहाँ पे हमने लिखा है जॉब, तो जॉब को क्या करना है, जॉब क्या होता है कि जहाँ पे हम पैसा कमाते हैं। जॉब में क्या करते हैं, पैसे को कमाते हैं। हम क्यों कमाते हैं पैसा, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, अगर वर्क एज अ जॉब आता है तो आपने ये देखना है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं, यही आपके एग्जाम में आता है। ठीक, सेकेंड आता है वर्क एज अ करियर। वर्क एज अ करियर में हमने क्या करना है, जब भी आप कोई करियर को चूज़ करते हैं या फिर आप उस करियर के लिए काम करना चाहते हैं जो कि आपको फ्यूचर में करना है, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको अपना करियर चूज़ करना है उससे रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं वो होता है वर्क एज अ करियर। थर्ड आता है आपका वर्क एज अ कॉलिंग, मीन्स हम जो भी काम करते हैं आपको उसमें अगर सेटिस्फेक्शन होता है, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं उस वर्क से, जो भी आप काम कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज वर्क एज अ कॉलिंग। अब देखिए, ये जो हमने बताया कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ वर्क, इससे क्या क्वेश्चन आता है बोर्ड में। सबसे पहले तो आता है, कभी 2 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2 मार्क्स से ज़्यादा इसमें से नहीं आएगा आपके। और क्या आएगा, डिफरेंस आ सकता है, जॉब एंड करियर में डिफरेंस आ सकता है, और कभी कभी लिखने को आता है व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका आपकी बुक में, दैट इज़ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। अब देखिए, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया में जो बहुत सारे हमारे पास ट्रेडिशन दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वीविंग है, विजुअल आर्ट्स, ये सारी चीज़ें टॉपिक आपकी बुक में दिए हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जैसे आपके विजुअल आर्ट से रिलेटेड आ जाता है कि स्कल्पचर वगैरह देखें आपने, क्राफ्ट वगैरह देखें आपने बुक में पढ़े ना, तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और कभी इस क्वेश्चन में आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं, और किस तरीके मैच द फॉलोइंग आते हैं मैं वो लास्ट में आपको इसमें मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर इश्यूज़। जेंडर इश्यूज़ में देखिए, पहला आता है सेक्स और दूसरा आता है जेंडर। जहाँ पर हम सेक्स और जेंडर में कभी कभी डिफ्रेंशिएट आता है कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है सेक्स एंड जेंडर। तो सेक्स क्या है हमारे लिए, जहाँ पर हम किसी भी इंडिविजुअल को कैटेगराइज करते हैं बायोलॉजिकली, मीन्स बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के आधार पर आप किसी को कैटेगराइज करते हैं वो होता है हमारा सेक्स, जहाँ पे हम मेल को XY के से डिनोट करते हैं और फीमेल को XX से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर, जहाँ पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग किसी को कैटेगराइज किया जाता है। सोशल आइडेंटिटी मीन्स जहाँ पे सोसाइटी के अकॉर्डिंग किसी को कैटेगराइज करते हैं तो वो होता है हमारा जेंडर, जैसे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जी जेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारे जेंडर आते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो आपके जो मेन क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्ट एंड स्टेट इनिशिएटिव। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको जो मैं अभी पढ़ाऊंगी इसमें से देखिए, इसमें 1 मार्क्स में भी आता है और ये आपके 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये आपके आता है एग्जाम में। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है पहले आप समझिए। पहला आता है इसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं आपके, ये आपका आर्टिकल 16(1), पहला है आर्टिकल 16(1).
इसमें क्या है देखो, इसमें अगर 1 मार्क में आता है तो ये लिखा हुआ आता है आपके उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मीन्स जहाँ पर भी आर्टिकल 61 बताता है कि जहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी के लिए भी, तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो कलर से रिलेटेड है, कास्ट से रिलेटेड है, जो भी है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 16(1) लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में क्या है, इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क, मतलब अगर एक जैसा काम है तो उसके लिए पैसा भी एक जैसा होना चाहिए। ये भी 1 मार्क में बहुत बार आता है, लिखा हुआ आएगा आपके पास इक्वल वेजेस फॉर द सेम वर्क। ये वर्ड आपने याद कर लेने हैं। इस अगर यहाँ पे लिखा है कि इक्वल वेजेस सेम वर्क, दैट मीन्स क्या है वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है देखो, अब ये जो एक्ट बनाया गया उसके साथ साथ क्या आ गया, जो मिनिस्ट्री और लेबर है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या किया, एक वुमेन सेल क्रिएट किया। अब ये वुमेन सेल क्यों क्रिएट किया गया, जहाँ पर अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए एक वुमेन सेल को क्रिएट किया गया, ठीक है। वुमेन सेल को क्रिएट किया गया जहाँ पर वुमेन की प्रॉब्लम को सुना जाता है, वहाँ पे उसको सॉल्व किया जाएगा। और वो किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। आपको ये भी नोट करना है, दिमाग में रखना है कि ये जो वुमेन सेल क्रिएट किया गया किसके द्वारा किया गया, वो किया गया आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मतलब कभी कभी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से आता है और कभी कभी इसका नाम आता है सेक्शन 48, कभी कभी इसको बोलते हैं सेक्शन 48 के नाम से भी ये आता है, ठीक है। तो सेक्शन 48 में क्या है, जहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई 30 वुमेन से ज़्यादा वुमेन्स काम करती हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जब 30 वुमेन से ज़्यादा वुमेन्स काम करती हैं तो वहाँ के जो मैनेजिंग है, तो उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर जो हैं, जो भी है, जिसने भी मतलब जिसकी भी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने क्या करना है, उसके आसपास क्रैचेस या डे केयर सेंटर को मेंटेन करना है। बिलो 6 ईयर, जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए एक क्रैचेस या फिर डे केयर सेंटर को वहाँ पे रखना है, जिससे कि जो वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों की देखभाल भी साथ साथ वो कर सकें। तो सेक्शन 48 आता है या फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के नाम से आएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ याद करना है कि किसी भी इंडस्ट्री में जब 30 वुमेन्स काम करती हैं या 30 वुमेन से ज़्यादा काम करती हैं तो वहाँ पे एक क्या होना चाहिए, क्रैच होना चाहिए या फिर डे केयर सेंटर होना चाहिए, जहाँ पर उनके बच्चों को रखा जाए, छोटे बच्चों को, और जो वुमेन्स हैं वो अपने बच्चों की देखभाल भी यहाँ पे इजीली कर सकती हैं। फिर आता है आपका वुमेन्स प्रोग्राम्स। क्या देखो, वुमेन्स प्रोग्राम क्या है आपके, पहला आता है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्या है देखो, ये मेनली जैसे नाम से लग रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका, बालिका मीन्स गर्ल्स, ये जो स्कूल है किसके लिए है, वो गर्ल्स के लिए स्कूल है मेनली, ठीक है। और ये स्कूल कैसे स्कूल हैं, दीज आर द रेजिडेंशियल स्कूल। रेजिडेंशियल स्कूल मतलब यहाँ है, ये है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर पूरा रहने की व्यवस्था भी लड़कियों के लिए होती है। अब ये कैसी स्कीम है, देखिए ये है आपकी गवर्नमेंट स्कीम है। दूसरा, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आती है। पहले जो स्टार्ट हुई थी वो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आई थी, उसके बाद अब ये पार्ट किसका है, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। अब ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ये स्कीम आती है, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, देखिए ये स्कीम कैसी है, मेनली फॉर द गर्ल्स। अभी कैसी गर्ल्स हैं, जो नेवर एनरोल्ड, मतलब कभी इनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है किसी स्कूल में, या फिर किसी भी कारण से इन लोगों ने स्कूल को छोड़ दिया है, ठीक है। दूसरे कहाँ के हैं, ये रूरल एरिया के हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी सोसाइटी के लोग जो डिसएडवांटेज्ड हैं या रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, नेवर एनरोल्ड हैं, ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं, इन लड़कियों के लिए ऐसे स्कूल खोले गए जहाँ पर इनको सुविधा दी जाए और जो इनका जो सारा जो खर्चा होता है वो सरकार उठाती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि एक तो ये रेजिडेंशियल स्कूल है, दूसरा ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आता है, और कभी कभी इसमें जो आता है आपके क्वेश्चन, ये आपके 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, और इसमें कभी 1 मार्क्स में भी आता है। उसमें ये आता है कि आपके जो सर्व शिक्षा अभियान या फिर समग्र शिक्षा अभियान के अंदर, तो इसमें आपको लिखना होता है कि किस स्कीम के अंदर ये आता है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो या ये तो 1 मार्क्स में आएगा या फिर ये 3 मार्क्स में आता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। अगर गर्ल्स के लिए प्रोग्राम की बात करेंगे तो हम KGBB करके भी ये आता है कि क्या है ये, इसके बारे में आपको डिटेल लिखनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि BBBP क्या है ये।
इसमें आपने जो मेन याद करना है, इसको आपने डेट याद करनी है इसकी कि कब स्टार्ट हुआ था। 22 जनवरी 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना इस डेट को, क्योंकि 1 मार्क में इसकी डेट आती है लिखने को कि ये कब स्टार्ट हुआ था। और जो ब्रांड एम्बेसडर यानी कि जो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो थी साक्षी मलिक, ठीक है। उस समय इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे इस क्योंकि ये कैंपेन था। ये क्या था, एक कैंपेन था, अभियान चलाया गया था जिसमें कि लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को पढ़ाओ। देखो, लड़की बचेगी तो लड़की पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी तो लड़की बचेगी। मतलब समझिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सामने है, कि जिससे कि आपको ये पता करना है कि लड़की को बचाया जाएगा तो लड़की पढ़ाई जाएगी, लड़की पढ़ाई जाएगी तो लड़की बचाई जाएगी। तो इसका जो मेन एम था उसको गर्ल्स के लिए था ये, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपने इसमें क्या याद रखना है, एक डेट को याद रखना है कब स्टार्ट हुआ और इनकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी। और उस समय जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके मोदी जी थे। मोदी जी ने से ये स्टार्ट की है ये स्कीम, ठीक है। अब आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लास्ट में जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके बारे में बताऊंगी। अभी तक इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करिए, और अगर लगता है आपको तो आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, क्योंकि इसमें से ही आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।